Hello everyone, welcome to Guru Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is First Anglo-Sikh War that was held in 1845-46. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पंजाब के इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट थी। इससे पंजाब के इतिहास में और चेंजेस आए। वैसे भारत के नक्शे में पंजाब एक ऐसा एरिया है जिसमें अलग अलग तरह की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, किसी भी पीरियड को पढ़ लें तो यहाँ पर कितने ही इन्वेडर्स आए, इस एरिया को जीता, लूटा उन लोगों ने। और इस तरह जो है पंजाब में अलग अलग हिस्ट्री के फेजेस देखने को मिलते हैं। आज जो फेज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पंजाब की स्थिति में एक और बदलाव आए। कैसे आए? पंजाब में सिख राज्य खत्म हुआ और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज शुरू हो गया था। तो अब पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की। अब महाराजा रंजीत सिंह, जिनकी डेथ 1839 को हो गई थी, उसके बाद उनके सक्सेसर जैसे कि खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, रानी चंद कौर, शेर सिंह और दिलीप सिंह थे। और इनमें कोई भी इतना योग्य नहीं प्रूफ हुआ था जितने की महाराजा रंजीत सिंह थे। अब कहते हैं कि इनके महाराजा रंजीत सिंह की अचानक डेथ होने के बाद राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे झगड़े होने शुरू हो गए। अंग्रेजों ने देखा कि पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्यों ना हम इस कंडीशन का यूज करें। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध के ऊपर कब्जा किया गया 1843 में। लॉर्ड एलनेब्रो ने पंजाब के ऊपर कब्जा करने की योजना बनाई। लॉर्ड हार्डिंग, जो कि सिख विरोधी दृष्टिकोण रखते थे, और उन्होंने अंग्रेजी सेना की तैयारियां करनी शुरू की। मेजर ब्रॉडफुट, जो कि सिख विरोधी थे, उन्होंने लाल सिंह और तेज सिंह के साथ अंदर से ही उनके साथ जो है बातचीत करनी शुरू कर दी थी और अंग्रेजों के साथ इन दोनों को मिला लिया था। अब कहते हैं कि रंजीत सिंह की विडो महारानी जिंदा, जो कि खालसा सेना के बहुत, हम ये कहें कि लड़ाकू स्वभाव से बहुत तंग आ चुकी थी, वो इस सेना की पावर को कम करना चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि एक बार अंग्रेजों के साथ बैटल हो जाए। 11 दिसंबर 1849 को लाल सिंह और तेज सिंह के भड़काने पर सिख सेना ने सतलुज नदी को पार किया, और जिसके पश्चात गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। अब इस तरह पहले एंग्लो सिख की युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ अराइज हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है कई बार स्टूडेंट्स, कि पहली एंग्लो सिख वॉर के टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। अब चलते हैं हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के कॉजेस की तरफ। अब इस कॉजेस को जानने से पहले हम पढ़ते हैं अमृतसर की संधि को। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, जो कि मैंने आपको महाराजा रंजीत सिंह की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, 2 पार्ट्स बनाए हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है। कहते कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह की अंग्रेजों के साथ हुई थी। उसमें मेन जो उनकी शर्त थी ये थी कि महाराजा रंजीत सिंह सतलुज पार के एरिया को नहीं जीतेंगे। और ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का रीजन भी ये बना कि लाल सिंह और तेज सिंह ने सिख सेना को भड़काया, और सिख सेना जो है उसने सतलुज को पार किया। अंग्रेज वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सिख कोई गलती करें और वो रीजन देकर जो है पंजाब के ऊपर हमला करें। तो एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह और वेंतुरा, जो कि सिख सेना महाराजा रंजीत सिंह ने इनको अपनी सेनापति बनाया था, इनके साथ अंग्रेजों ने मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। और इस तरह जो है इन्होंने कई ऐसे एक्सक्यूजेस ब्रिटिशर्स ने बना दिए, जिसके कारण जो है ये वॉर शुरू हुई। तो पहला जो हम वॉर का रीजन सबसे पहले मानते हैं कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, कि अंग्रेज जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। भारत में एक सर्वोच्च शक्ति यानी पैरामाउंट पावर में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते थे। लगभग सारे भारत को उन्होंने जीत लिया था, सिर्फ पंजाब रह गया था।
तो इसलिए उन्होंने इस राज्य को अपने अधीन करने की कोशिश शुरू कर दी थी। नेक्स्ट जो रीजन हम मान सकते हैं जो ब्रिटिशर्स ने दिया कि पंजाब में अव्यवस्था और गड़बड़ी बहुत जल्दी से फैल रही है। जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो ये अराजकता बहुत तेजी से फैलनी शुरू हो गई है और सिख सेना जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिसके कारण जो है अंग्रेजों को लगा कि हमें इस राज्य को कंट्रोल करना चाहिए, अराजकता को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट रीजन है ब्रिटिश प्लान टू इंसर्कल रणजीत सिंह किंगडम। अब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद अंग्रेजों के पास कई कारण बन गए थे कि जिससे वो महाराजा रणजीत सिंह के जो राज्य है उसको जो है वो इंसर्कल करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। जैसे मैं अमृतसर की संधि तो पहले ही बता चुकी हूँ, इसके अलावा हमने त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई थी पर उसको लागू नहीं किया जा सका था क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया कि लुधियाना और फिरोजपुर में अंग्रेजी आर्मी जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी। सिंध के ऊपर मैं पहले बता चुकी हूँ अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है 1843 में, और अफगानिस्तान में उनके मित्र शाह शुजा को राजगद्दी पर बिठाना, ये कुछ ऐसे कार्य थे जो कि एक तरह से अंग्रेज पावरफुल शो होने शुरू हो गए थे, जिसके कारण सिख थोड़े से डर में आ गए थे कि इन्होंने जो है हमारे राज्य को या सिख राज्य को घेरा डालना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट रीजन वाज कि डिसमल फेल्यूर ऑफ द ब्रिटिश इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की निराशाजनक असफलता। अब त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई, ठीक है, और इसमें कहते हैं कि इनके बीच में जो है बैटल हुई, पहला अफगान युद्ध जिसको हम बोलते हैं, और इस युद्ध में अंग्रेज हार गए अफगानों से और ये बड़ी अंग्रेजों के लिए निराशाजनक स्थिति हुई। और इस युद्ध में असफल होकर 16,000 जो अंग्रेज सेना थी उसको लगा कि ये एक तरह से हमारे लिए विनाश की कहानी शुरू हो गई है कि हम अफगानों से हार गए। और इसके कारण सिख थोड़े से कॉन्फिडेंट हुए कि अगर अफगान इनको हरा सकते हैं, अंग्रेजों को हरा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हरा सकते। तो इसलिए अफगानिस्तान में अंग्रेजों की हार या असफलता जो है सिखों के लिए एक वरदान साबित। नेक्स्ट रीजन वाज एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश। अब कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह सिंध के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। 1832 में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों या व्यापारियों के साथ व्यापारिक संधि दैट वाज कॉल्ड कमर्शियल ट्रीटी करके महाराजा रणजीत सिंह की जो उनकी उम्मीद थी कि मैं सिंध के ऊपर कैप्चर करूंगा, उसके ऊपर पानी फेर दिया। 1843 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनेब्रा ने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने का ऐलान किया। सिखों को ये डर सताने लगा कि अगला नंबर पंजाब का होगा और सिंध और अंग्रेजों के कब्जे से सिख अंग्रेज संबंधों में बहुत ज्यादा हम कहें कि एक तरह से नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट रीजन वाज केस ऑफ कैथल। अब कैथल एक एरिया का नाम है, सतलुज नदी के दक्षिण भाग में ये स्थित है और यहाँ पर जो है भाई उदय सिंह का कब्जा था। उसकी डेथ के पश्चात ये रियासत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला ली थी। इसके कारण भी सिख डर गए थे कि अगर कैथल का इलाका जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य में शामिल कर लिया है तो कहीं ना कहीं पंजाब भी उनके हाथ में आने की वो कोशिश करेंगे, पंजाब को अपने अधीन करने की। नेक्स्ट रीजन वाज केस ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ सुचेत सिंह। राजा ध्यान सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, इनके भाई सुचेत सिंह की अपनी मृत्यु के पश्चात जो है उनका बहुत सारा धन जो है 15 लाख रुपीस के करीब था, वो फिरोजपुर में छोड़ गए थे। क्योंकि सुचेत सिंह की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी लाहौर दरबार उसके ऊपर अपना अधिकार मानता था। पर अंग्रेजों ने ये खजाना सिखों के पास देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सिख जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट रीजन वाज वॉर प्रिपरेशंस बाय द ब्रिटिश। अब रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों को ये चीज तो पता थी कि सिखों को हराना आसान काम नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके पंजाब में अपनी बैटल की तैयारी करनी शुरू कर दी। 1833 में उन्होंने लुधियाना में सेना रखी। 1835 में उन्होंने सेना की गिनती काफी बढ़ा दी
और इसके बाद 1835 में उन्होंने फिरोजपुर को जीत लिया, निधीन कर लिया। उसके 3 साल के पश्चात वहां पर उन्होंने अपनी सैनिक छावनी बना ली। 1842 को उन्होंने अंबाला, मेरठ, दिल्ली, बाबू, कसौली, दक्षी इनके ऊपर काफी सेना इकट्ठी कर ली। एलनेबरा के समय में लुधियाना, फिरोजपुर, अंबाला, मेरठ में अंग्रेज सेना की गिनती 17,612 थी, जबकि एलनेबरा के समय में लुधियाना, फिरोजपुर, अंबाला और मेरठ की गिनती अंग्रेजों की सेना गिनती काफी बढ़ गई थी। तो हार्डिंग के समय में ये गिनती बढ़कर 40,523 हो गई थी। और अगर हम तोपों की बात करें तो तोपों की गिनती भी बढ़ाकर इन्होंने 66 से लेकर 94 कर दी थी। सतलुज नदी में बहुत सारी किश्तियों का पुल बनाने के लिए बंबई से 70 बोट्स तैयार करवाई गई थी। और अंग्रेजों की ये सैनिक तैयारियां देखकर अगेन सिख डर गए थे। देन आता है अंग्रेजों की साजिशें। अंग्रेजों ने पंजाब के शासन में अप्रत्यक्ष दखल देना शुरू कर दिया था। उन्होंने डोगरा सरदार राजा ध्यान सिंह और गुलाब सिंह और इसके अलावा जो है वेंतरा को भड़काना शुरू कर दिया था। वेंतरा को उन्होंने अपना एक गुप्त एजेंट बना लिया था। और पहले मैं बता चुकी हूँ कि लाल सिंह, तेज सिंह को तो उन्होंने अंग्रेजों ने पहले ही अपने साथ में ला लिया था। और जब ये बैटल शुरू हुई तो इन सब लोगों ने एक तरह से सिख सेना का नुकसान किया था। नेक्स्ट रीजन वाज अंग्रेजों का एलनेबरा की पंजाब के ऊपर कब्जा करने की इच्छा। अब ब्रिटिश गवर्नर एलनेबरा बन गए थे 1842 से लेकर 44 तक। अब उनकी इच्छा थी कि मैं पंजाब को अपने राज्य में अपने राज्यकाल के दौरान, गवर्नरशिप के पीरियड के दौरान कैप्चर करूं। तो इसलिए जो है 1844 में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को 9 मई 1844 को में उन्होंने लिखा कि नवंबर 1845 तक अंग्रेजी फौज जो है सिखों के साथ युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और गवर्नर जनरल बनने तक वह वो सैनिक तैयारियां करते रहे ताकि पंजाब को कैप्चर किया जा सके। देन आता है नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल बने हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, जिनका गवर्नरशिप का पीरियड है 1844 से लेके 48 तक। इनकी नीति भी वैसी ही थी, विस्तारवादी नीति कौन सी होती है, जिसमें जैसे हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो इनका मेन मकसद ये होता है, एम ये होता है कि एरिया ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में या ये कहें कि अंग्रेजी राज्य में शामिल किया जा सके। तो ये जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने वाटरलू की लड़ाई में फ्रांस के शासक नेपोलियन को हराने में मुख्य भूमिका अदा की थी। और गवर्नर जनरल बनाने का सीधा अर्थ ये था कि किसी तरह पंजाब को भी ये भारत जो ब्रिटिश राज्य के अधीन लगभग सारा हो चुका है, उसमें पंजाब को मिलाकर पूरे भारत को अधीन किया जा सके इनके द्वारा। नेक्स्ट रीजन वाज एंटी सिख एटीट्यूड ऑफ मेजर ब्रॉडफुट। 1844 में ये लुधियाना के ब्रिटिश एजेंट बनकर आए थे। इनका दृष्टिकोण सिखों के लिए एटीट्यूड जो है कोई बहुत अच्छा नहीं था। इन्होंने ऐलान किया कि सतलुज नदी के दक्षिण में स्थित लाहौर दरबार के इलाके अंग्रेजों की शरण में है और उससे पहले 1809 में इन एरियाज को महाराजा के अधिकार में मान्यता दी गई थी, जो कि मैंने आपको 1809 की संधि में बताया गया। मार्च 1845 में लाहौर दरबार के भूमि कर विभाग के एक उच्च अधिकारी लाल सिंह अदालती सतलुज के इस पार के इलाके में आकर महाराजा के अधीन के इलाकों को कर इकट्ठा करना चाहते थे। ब्रॉडफुट ने उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और उसका पीछा करके उसके साथियों को बंदी बनाया और उसके ऊपर गोली चलाने का हुक्म भी दिया गया। इस तरह एक सिख की मौत हो गई थी। अब एक इतिहासकार कैम्बल इसके बारे में कहते हैं, इस घटना के बारे में कहते हैं कि shot fired on the occasions was the first shot of the Great Sikh War। इसका भाव कि इस मौके पर चलाई गई गोली पहले सिख युद्ध का पहला फायर था। नेक्स्ट रीजन वाज लाल सिंह, तेज सिंह एंड महारानी जिंदा incited the Sikh army। लाल सिंह, तेज सिंह और महारानी जिंदा का सिख सेना को भड़काया।
महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात राजसी साजिशें बहुत सारी बढ़नी शुरू हो चुकी थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें मेन रीजन क्या था कि लाल सिंह तेज सिंह अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और महारानी जिंदा कहीं ना कहीं चाहती थी कि सिख सेना थोड़ी सी कमजोर हो जाए ताकि उसके कंट्रोल में आ जाए और इस तरह वो पंजाब के ऊपर अपना राज्य कायम कर सके। लास्ट रीजन 17 नवंबर 1845 को हिस्टोरिक डिसीजन हुआ था। तो अंग्रेजों के हमले का शक और इस सूचना को जो है लॉर्ड हार्डिंग सेनापति गफ की सहायता से लेकर आ पा रहे थे और सिखों में खलबली सी मच गई थी। अब कहते हैं कि लोग मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदों की जाने की बजाय महाराजा रणजीत सिंह की समाधि पर प्रेरणा लेने के लिए जाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो है एक मीटिंग हुई 17 नवंबर 1845 में, जिसमें इन्होंने सतलुज नदी पार करने, सिखों ने योजना बनाई कि सतलुज नदी पार करके अंग्रेजों के हमले का सामना किया जाए। सिखों की जो है 7 डिवीजन डिवाइड की गई, 7 डिवीजन्स को रोपड़, लुधियाना, हरिके पत्तन, फिरोजपुर और सिंध के साथ लगने वाले प्रदेश की ओर बढ़ने के लिए शुरू कर दिया। और हर एक डिवीजन में 8,000 से लेकर 12,000 तक सोल्जर्स हुआ करते थे। और ब्रिटिश एजेंट के द्वारा सिखों की इन सैनिक गतिविधियों का कारण पूछने से उसको उत्तर ये मिला कि अंग्रेजों की सैनिक तैयारियों की प्रतिक्रिया ये है कि सिखों ने भी अपनी आर्मी तैयार करनी शुरू कर दी है। 3 दिसंबर 1845 को ब्रिटिश एजेंट ने अपना पासपोर्ट लाहौर दरबार के प्रतिनिधि को सौंप दिया। इस तरह अंग्रेजों और सिखों के बीच में कूटनीतिक जो संबंध है वो खत्म हो गए थे। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। लाल सिंह और तेज सिंह की लीडरशिप में 11 दिसंबर 1845 को सिख फौज ने हरिके पत्तन के पास सतलुज नदी को पार किया। इसके 2 दिन के पश्चात यानी कि 13 दिसंबर 1845 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। इस तरह से पहले एंग्लो सिख युद्ध शुरू हो गया और इससे ऐलान पत्र में सच्चा बनने का ढोंग रचा गया। और उसने कहा कि अंग्रेजों की सैनिक तैयारियां प्रिकॉशन के तौर पर की गई थी और उन्होंने अंग्रेजों ने सिखों को संयम रखने के लिए कहा। पर इसके बाद जो है लाहौर दरबार अंग्रेजों के द्वारा जो है एक तरह से नीयत अच्छी ना होने के कारण ये बैटल जो है वो शुरू हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस बैटल की मेन इवेंट्स। मेन इवेंट्स में सबसे पहली जो इवेंट आती है या बैटल आती है, दैट बैटल वाज कॉल्ड बैटल ऑफ मुदकी 18 दिसंबर 1845। सिखों और अंग्रेजों के बीच में ये पहली लड़ाई हुई। फिरोज शाह के नजदीक है ये एरिया और शुरू में सिख सेना की स्थिति बहुत मजबूत थी, पर समय पर हमला ना करके लाल सिंह ने जीत का एक मौका जो है हाथ से गंवा दिया। और इस तरह जो है लाल सिंह लड़ाई से पहले ही जो युद्ध का मैदान है वहां से भाग निकले और लड़ाई सिर्फ 2 घंटे में ही खत्म हो गई। सिखों की 17 तोपें अंग्रेजों के कब्जे में चली गईं और इस लड़ाई में अंग्रेजों के 215 सैनिक मारे गए और 657 जो है सैनिक जख्मी हुए थे। इस लड़ाई के बारे में अंग्रेज कमांडर इन चीफ लिखते हैं कि सिख जान की बाजी लाकर लड़े थे। अंग्रेजों को ये अच्छी तरह से पता चल गया था कि सिखों को जीतना कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट जो इवेंट है, नेक्स्ट बैटल है, दैट वाज बैटल ऑफ फिरोज शाह। ये हुई थी इसके 3 दिन बाद यानी 21 दिसंबर 1845 को। ये फिरोज शहर या फिरोज शाह के नजदीक हुई थी। सिख सेना की संख्या जो है वो 25,000 से 30,000 के करीब मानी जाती थी। उनके पास 80 तोपें थी। अंग्रेजों की अगुवाई जो है सेनापति ह्यू गफ कर रहे थे और साथ उनके जॉन लिटर थे। सिख सेना की लीडरशिप कर रहे थे लाल सिंह और तेज सिंह और इनके बीच में बहुत घमासान की लड़ाई हुई। इसमें 270 सैनिक मारे गए, पर तेज सिंह ने आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना शुरू किया। जैसे मैंने पीछे बताया ना कि मुदकी की लड़ाई में लाल सिंह पीछे हटे, अब यहाँ पर जो है तेज सिंह पीछे हटे और यहाँ पर जो है सिख सरदारों के विश्वास घात के कारण सिखों को अगेन हारना पड़ा और जीती हुई बाजी वो लोग हार गए। 21 दिसंबर की रात को लाल सिंह युद्ध भूमि से भाग निकले और बाद में अगले दिन तेज सिंह ने भी ऐसा ही किया और इस लड़ाई में 4,000 से ज्यादा सिख और
595 अंग्रेज मारे गए थे। नेक्स्ट बैटल है बद्दोवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ बद्दोवाल, दैट वाज हेल्ड इन 21 जनवरी 1846, यानी कि नेक्स्ट मंथ हुई। अब कहते हैं कि सतलुज नदी को पार करके रणजोत सिंह मजीठिया ने लुधियाना के नजदीक बद्दोवाल के स्थान पर यह लड़ाई हुई थी और इसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचा था। इसमें हेनरी स्मिथ को हराया गया था और काफ़ी इनको जो है आर्टिलरी का सामान, इसके अलावा जो है खाद्य सामग्री सिखों के हाथ लगी थी। हेनरी स्मिथ को अपनी सेना सहित लुधियाना से जाना पड़ा। बद्दोवाल की लड़ाई में रणजोत सिंह की जीत हुई और 69 अंग्रेज सैनिक मारे गए, 68 जख्मी हुए और 77 को जो है वो कैदी बना लिया गया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ आलीवाल, दैट वाज हेल्ड इन 28 जनवरी 1846, यानी कि इस बैटल के हफ्ते बाद। हेनरी स्मिथ के बद्दोवाल की लड़ाई में हारने के पश्चात अंग्रेज जो हैं वो चोट खाए बैठे थे, इसलिए दोबारा बैटल हुई आलीवाल के स्थान पर और रणजीत सिंह मजीठिया के ऊपर अचानक हमला बोलकर सिख सेना के उन्होंने पैर उखाड़ दिए और सतलुज के पार वापस जाना पड़ा। देन है सबराउं की लड़ाई। सबराउं की लड़ाई हुई थी 10 फरवरी 1846 में और पहली अंग्रेज सिख युद्ध की ये आखिरी और डिसिसिव बैटल थी और इसमें सिख सेना की जो टोटल गिनती थी वो 30-35 हजार के करीब थी। 70 उनके पास तोपें थी और इस सेना की जो अंग्रेज सेना की अगुवाई जो है वो ह्यू गफ कर रहे थे और इनके एक तरफ सिख सरदार लाल सिंह और तेज सिंह ने सिखों के साथ गद्दारी की थी, दूसरी तरफ शाम सिंह अटारेवाला ने बहुत बहादुरी, हौसले, कुशलता से सिखों की लीडरशिप की थी और अगुवाई की थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दम तक वो बैटल में लड़ते रहे और इसके अलावा 3125 सिख सैनिक इस लड़ाई में शहीद हुए। अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तेज सिंह जो है वो युद्ध के मैदान से भागते हुए सतलुज नदी पर बनाए हुए किश्तियों के पुल बोट ब्रिज को उन्होंने तोड़ दिया, जिससे हजारों ही सिख सैनिक नदी में डूबकर मर गए। इस लड़ाई में अंग्रेजों का भी कोई कम नुकसान नहीं हुआ। उनके 320 सैनिक जो है मारे गए और काफी सैनिक जो है उनके जख्मी हो गए थे। और कहते हैं कि ये सेना 25 फरवरी 1846 को लाहौर पहुंच गई थी और इस तरह फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है ये ब्रिटिशर्स जीत गए थे। अब इसके नतीजे देख लेते हैं हम। नतीजों में हम सबसे पहले इनकी ट्रीटी देखते हैं। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर दैट वाज हेल्ड इन 9 मार्च 1845। अब इस संधि में एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे फ्रेडरिक करी, हेनरी लॉरेंस, ठीक है, और इधर जो दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से थे महाराजा दलीप सिंह, जिनकी एज 7.5 years की थी तब इन दोनों के बीच में संधि हुई 9 मार्च को। अब इसकी टर्म्स देख लेते हैं, शर्तें देख लेते हैं। तो पहली शर्त क्या है कि अंग्रेज सरकार और महाराजा दलीप सिंह और उसके उत्तराधिकारियों के बीच हमेशा शांति और मित्रता रहेगी। सतलुज और ब्यास के नदियों के बीच में सभी मैदानी और पहाड़ी इलाकों और किलों के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा रहेगा। लाहौर दरबार 1.5 करोड़ रुपए जो है युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों को देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना आसान नहीं था लाहौर दरबार के लिए। तो इसकी जगह पर अंग्रेजों ने उनसे सिंध नदी के बीच के सभी पहाड़ी इलाके जो है अंग्रेजों को सौंप देने के लिए बोला गया। इसके अलावा 50 लाख रुपए लाहौर सरकार ने अंग्रेजों को देने के लिए प्रॉमिस किया। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि सिख सेना की गिनती कम करके 25 बटालियन पैदल सेना यानी कि 20,000 पैदल सेना और 12,000 घोड़सवार सेना निश्चित की जाए। सिखों ने युद्ध में अंग्रेजों से छीन कर जो है बहुत सारे भारी तोपें दोबारा अंग्रेजों के हवाले करना मान लिया था। जब लोड़ पड़े तो अंग्रेज सेना को पंजाब में निकलने की आजादी भी इस ट्रीटी की एक इम्पोर्टेंट टर्म मानी गई थी। महाराजा दलीप सिंह को ये बोला गया कि अंग्रेजों की सहमति के बिना वह किसी भी यूरोपियन या किसी अमेरिकन फौज के साथ कोई भी संधि नहीं करेगा, ना ही किसी और यूरोपियन को अपनी आर्मी में एंटर होने देगा।
अंग्रेजों ने दलीप सिंह को लाहौर दरबार का महाराजा और उनकी मदर महारानी जिंदा को उनकी सरप्रस्त निश्चित किया गया और लाल सिंह को उनके प्रधानमंत्री के रूप में मानता दे दी गई। अंग्रेज लाहौर दरबार के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, पर जहां उनको पूछा जाएगा तो वो सलाह जरूर देंगे सिखों को। डोगरा राजपूत राजा गुलाब सिंह की सिख अंग्रेज दोस्ती के संबंध में की गई सेवाओं के कारण अंग्रेजों ने उसको कुछ पहाड़ी इलाके भी दिए थे, और इसके अलावा लाहौर सरकार और गुलाब सिंह के बीच में होने वाले किसी भी झगड़े के ऊपर अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए फैसले को महाराजा मानता देंगे। अब ये संधि के साथ ही कहते हैं कि 2 दिनों के बाद एक और संधि हुई जिसको हम कहते हैं सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर, दैट वाज हेल्ड ऑन 11 मार्च 1846। इस संधि में महाराजा दलीप सिंह और लाहौर की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश फौज में 1846 के अंत तक लाहौर में ही रहेगी, और इस फौज को पहले हटाया जा सकता था, पर इस समय पूरा होने के बाद ये किसी भी हालात में लाहौर में नहीं रहेगी। लाहौर के किले और शहर की अंग्रेजी फौज का कब्जा रहेगा, और इस फौज का सारा खर्च जो है लाहौर दरबार यानी कि सिख राजा के द्वारा, महाराजा दलीप सिंह के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। जो प्रदेश लाहौर की संधि के द्वारा दिए गए थे उनको उनके पुराने जगीरदारों के कब्जे उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। अंग्रेजों को दिए गए प्रदेशों में तोपों के अलावा सभी संपत्ति और खजाना लाहौर सरकार को निकाल कर देने की इजाजत होगी। एक और संधि हुई, दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ये हुई थी 16 दिसंबर 1846 को। अब इस संधि में लॉर्ड हार्डिंग ने भैरोवाल नामक स्थान पर की थी, इसलिए संधि को कहते हैं भैरोवाल की संधि। अब इसमें महाराजा दलीप सिंह नाबालिग हैं तब तक उनके राज्य को चलाएंगे ब्रिटिश रेजिडेंट। पहले मैं लाहौर की संधि में आपको बताया था कि महारानी जिंदा दिखेंगी। शासन प्रबंध में अंग्रेज रेजिडेंट दी रेजेंसी काउंसिल की सहायता से चलेगा। इस काउंसिल में 8 मेंबर होंगे। महारानी जिंदा को महाराजा दलीप सिंह के सरपंच से डेजिग्नेशन से हटाकर उसको 1.5 लाख रुपीस की जो है ईयरली पेंशन लगा दी गई। महाराजा दलीप सिंह की सुरक्षा के लिए अंग्रेज सेना लाहौर में ही रहेगी, और इस काम के लिए किसी भी किले पर वो कब्जा कर सकती है, और इस सेना का जो खर्चा है वो ईयरली था 22 लाख रुपए, वो लाहौर सरकार ही देगी। और ये संधि तब तक रहेगी जब तक कि महाराजा दलीप सिंह बालग नहीं हो जाते, और महाराजा दलीप सिंह बालग होंगे 1854 में। अब इस युद्ध की ये तो होगी सारी संधि ट्रीटीज। अब आते हैं इसके नतीजे में हम ये कहेंगे कि सिख राज्य को बहुत सारा नुकसान हुआ, जान का भी और इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। और दूसरा, सिख सेना से बहुत सारे इलाके उनसे छीन लिए गए। तीसरा, महारानी जिंदा जो कि एक तरह से सिख राज्य को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रही थी, अंग्रेजों को इसकी भनक पड़ गई थी, इसीलिए भैरोवाल की संधि में उन्होंने महाराजा दलीप सिंह की सरप्रस्त के रूप में महारानी जिंदा को हटाकर एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट कर दिया था। तो ये सिखों के लिए बहुत अच्छा नहीं था। और इसके अलावा जो है लाहौर का सारा शासन प्रबंध अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। जैसे हमने लाहौर की पहली संधि में पढ़ा कि कुछ सेना रखी जाएगी कुछ टाइम पीरियड के लिए, दूसरी संधि में भी यही चीज पढ़ी कि इस टाइम पीरियड के बाद सेना हटा ली जाएगी, पर थर्ड संधि में हमने क्या पढ़ा कि कैसे करके जो है महाराजा दलीप सिंह जब तक बालग नहीं हो जाते ये सेना लाहौर दरबार से नहीं जाएगी। और ये बात तो हम आमतौर पर समझ ही सकते हैं, जब भी किसी दूसरे एरिया में किसी और कंट्री का या स्टेट की आर्मी को अपॉइंट किया जाता है तो उस देश का जो है एक तरह से कैप्चर करने का सिस्टम उस देश की आर्मी का शुरू हो जाता है। तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने पंजाब के ऊपर एंट्री कर ली थी पंजाब को अपने अधीन करने की। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एंग्लो वॉर जो है अंग्रेज जीत गए हैं, सिख हार गए हैं, तो अंग्रेजों ने इसको कैप्चर क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेजों ने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान देख लिया था कि सिखों को आसानी से कैप्चर करना बहुत मुश्किल है।
उनके राज्य के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसलिए हम धीरे धीरे करके पंजाब को अपने अधीन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकदम अगर हमने अनाउंस कर दिया कि पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया तो सिख सेना जो है वो इकट्ठी होकर पंजाब से अंग्रेजों को निकाल देगी और फिर हम लोग पंजाब में कभी एंटर नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके जो है पंजाब को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। तो ये थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। आगे हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।